चलिए, 74 नंबर पेज से स्टार्ट करना था हमें। खेती में बायोपचार, बायोपचार का मतलब ये हो गया यहाँ पे, ये वर्टिकल वाला ये क्वेश्चन हो चुका था हमारा, जहां तक मुझे ध्यान है। नहीं हुआ था तो चलिए यहीं से करना है। अच्छा ठीक है, यहीं से कर लेते हैं। चलिए, वर्टिकल फार्मिंग, वर्टिकल फार्मिंग हमने यहाँ पे लास्ट में, मुझे अच्छे से याद आ रहा कि वर्टिकल फार्मिंग के बारे में हमने बात तब से विस्तार से की थी। ठीक है, इसमें वर्टिकल फार्मिंग क्या है? ऊर्ध्वाधर खेती की बात हो रही है। ठीक है, में वृद्धि के माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। वृद्धि कर का मतलब हुआ यहाँ पे कि उस प्रोडक्टिविटी की बढ़ाने की बात हो रही है। क्या बायोचार करके, ट्रीटमेंट करके वर्टिकल खेती में उसके प्रोडक्शन में वृद्धि की जा सकती है? सवाल ये था। ठीक है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। बायोचार का मतलब क्या होता है, पहले हम, वर्टिकल फार्मिंग था, हाँ, तो वर्टिकल फार्मिंग यहाँ भी है, ऊर्ध्वाधर खेती था, इसीलिए मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। चलिए ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये देख लीजिए, वर्टिकल फार्मिंग पर हमने बात कर रखी है ऑलरेडी। ये देखिएगा, ये देखिए, है ना, लास्ट मेरी जो याददाश्त काम कर रही है वो यही थी। इसलिए थोड़ा सा, और वर्टिकल फार्मिंग हमने क्या देखा था कि भाई इसमें कम एरिया, लैंड का जो एरिया है वो कम रहेगा और उसमें प्रोडक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, उसमें आप ट्रीटमेंट करो, जैसे कि नीम कोटेड यूरिया आपने यूज कर लिया, कम स्पेस है तो वहां पे प्रोडक्टिविटी बढ़ा लिया आपने, उसको कहेंगे हम वर्टिकल फार्मिंग। ठीक है, मोटे तौर पर। तो क्या वृद्धि संभव है? अगर आप ये देखिएगा तो हाँ, बिल्कुल संभव है। और ये क्वेश्चन यूपीएससी में, आप ये देखिएगा, यहाँ पे एक बार ये पूछ लिया इसी टॉपिक में, क्वेश्चन सेम ही है, यहाँ पे वर्टिकल फार्मिंग नहीं आ रहा है इसके आंसर में। जो काम की चीज है, देखिए, वर्टिकल फार्मिंग परितंत्र अनुकूल कृषि माना जाता है कि नहीं? ठीक है, तो ये अनुकूल कृषि नहीं है, यहां ध्यान रखिएगा। और अगला लाइन, अगला जो क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने, उसमें वर्टिकल फार्मिंग डाल दिया गया है और इसमें है ये आंसर। अमूमन यूपीपीसीएस में क्या होता है, एक ट्रिक काम करती है कि जहां पे दो ऑप्शन सेम आपको ऑप्शन में मिल रहे हैं, वहां पे वो क्वेश्चन सही हो जाता है, दोनों सही आंसर होंगे। यूपीएससी में ऐसा नहीं है। क्लियर? ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ाने में किया जा सकता है बट इको फ्रेंडली होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये बायोचार वृद्धि के माध्यम से अंकुश के रूप में इसको प्रयुक्त किया जाता है। नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन करके सूक्ष्म जीवियों को बढ़ावा देगा ये, वृद्धि को। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि नाइट्रो आप दो धान के खेत के बीच में एक दलहनी फसल लगा दीजिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया। बिल्कुल सही बात। ठीक है, और तीसरा है यहाँ पे, बायोचार वृद्धिकर माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब उसे वृद्धिकर माध्यम की जल धारण क्षमता, उसकी जो वाटर स्टोरेज या की जो कैपेसिटी है, को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सक्षम होंगे। बिल्कुल होंगे। वर्टिकल खेती में यही तो होता है कि भाई पौधे को पानी, फसलों को पानी मिलता रहे। बिल्कुल सही बात, तीनों हो गया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इस पे एक एक करके बात कर लेते हैं। तो बायोमास का मतलब यहाँ पे क्या है, पहले तो बायोचार है क्या, तो ये बायोमास का मतलब हुआ जो जैविक कचरा, कूड़ा कूड़ा कचरा जो जैविक। ठीक है, जैसे धान हमने काट ली तो धान का जो अवशेष बच गया वो क्या है, बायोमास है। ठीक है, चलिए, तो बायोचार में यहाँ देखिए, बायोमास को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी उसमें ऑक्सीजन मिला हुआ नहीं होना चाहिए, पायरोलाइसिस एक प्रोसेस होता है, उसके द्वारा कार्बन समृद्ध बनाया जाता है, यानी इनरिच कर दिया जाता है, उसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा बढ़ा दी जाती है। ऑक्सीजन नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, काम की चीज है। ठीक है, और इसमें सॉइल अमेंडमेंट हो, या फिर कार्बन स्क्वेराइजेशन हो, या फिर क्लाइमेट मिटिगेशन हो, इसमें ये उपयोगी होगा। कहाँ कहाँ ये उपयोगी होगा? तीनों में उपयोगी होगा। अगर आपने, मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपने ढंग से कर लिया, तो जैसे कि कुछ बच्चे को भटकने की आदत है, वो भटकाव नहीं होगा।
जितना R&D कर सकते हैं इसी में कीजिए। ऐसे भी आप लोगों ने 2-3 साल तो दे दिए हैं अपने, है ना, सब कुछ करके देख लिया अपने हिसाब से। तो एक बार मेरे हिसाब से चल लीजिए। मेरे हिसाब से मतलब यूपीएससी के हिसाब से, मेरा भी कोई हिसाब नहीं है भाई, है ना, मैं यूपीएससी को फॉलो करता हूँ। ठीक है, चलिए। तो उसको वेरिफिकेशन करेंगे। पहला क्वेश्चन, ठीक है, वेरिफिकेशन तो ये हो गया, तीनों हमने ऊपर कर लिया है। अब इस पे काम की चीजें जो है वो देख लेते हैं। सूखे के लिए फायदेमंद होगा, कहाँ कहाँ ये इसका बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, धीमे धीमे ये मतलब अब नीम कोटेड यूरिया हमने यूज कर लिया, तो यूरिया भी धीरे धीरे घुलता रहेगा पानी में, धीरे धीरे स्लोली प्रोसेस में, ग्रेजुअली। ठीक है, तो ये भी हो गया एक चीज, इसका फायदा हो गया। और हम देखें तो सॉइल का हेल्थ के लिए प्रोडक्टिविटी, जब जितना मृदा जो है स्वस्थ रहेगी, फसल उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। कार्बन पृथक्करण की बात करें तो CO2 को लंबे समय तक बांध कर रखा जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन की बिना अनुपस्थिति में। यहाँ CO2 की बात हो रही है, वहां O2 की बात हो रही थी ऊपर में। एक एक चीज पर ध्यान दीजिए, गौर कीजिए। यूपीएससी क्या करेगा, बस यहीं पे आपके साथ मतलब खेला हो जाएगा। ये देखिए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में है ये। अब अगर स्टेटमेंट मैं कर दूं, CO2 की जगह O2 कर दूं, कि O2 CO2 की अनुपस्थिति में होना चाहिए, O2 की अनुपस्थिति में हमने कर दिया, CO2 की अनुपस्थिति में। आपने जोश जोश में लगा दिया स्टेटमेंट और लड़ने लगे कि नहीं नहीं मेरा तो सही होगा। क्या होगा आंसर, गलत हो जाएगा ना। ये बात समझ में आई। चलिए, जी। रोग प्रबंधन में ऑब्वियस है कि जैसे नीम कोटेड यूरिया मैंने आपको कह दिया, तो वो मृदा जनित जो रोग है उससे भी सुरक्षा मिल जाएगी। ठीक है, कहाँ कहाँ पे यूज हो जाएगा बायोचार का, वर्टिकल फार्मिंग में हो जाएगा, सॉइल मैनेजमेंट में होगा, कार्बन क्रेडिट परियोजना में भी होगा। कार्बन क्रेडिट क्या है बता रखा है मैंने करंट अफेयर की क्लास में। ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं जाने का टाइम यहाँ पे नहीं होगा। बेसिकली क्वेश्चन आपको पढ़ना है, इसकी डिटेलिंग आपको पढ़नी है, मैं सिर्फ आपको अप्रोच बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसका आप सारांश देख सकते हैं, कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे। जैसे कि इसका थोड़ा सा सारांश मैं बता देता हूँ। बायोमास और पायोलाइसिस की प्रक्रिया के द्वारा हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, किसको, बायोचार को। ठीक है, इजिकल टू बायोचार भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होगा, उच्च कार्बन होगा प्लस छिद्रयुक्त होगा, तभी तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी यहाँ पे, तभी बनेगा। ठीक है, उपयोग क्या होगा, मृदा में आप थोड़ा अमेंडमेंट कर सकते हैं, उसके स्वास्थ्य में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, अमेंडमेंट का मतलब कुछ चेंजेस आ सकते हैं, है ना। जल धारण, बिल्कुल जल की भी, जल लंबे समय तक रहेगा। सूक्ष्म जीवों को प्रोत्साहन मिलेगा, तभी तो वो कार्बन के रूप में कन्वर्ट होगा, है ना। कार्बन पृथक्करण अलग बनेगा और ग्रीन हाउस गैस में कमी आएगी, वेरी गुड। और पोषण, जल और रोग नियंत्रण में भी सहायक है। ऊपर का एक सारांश आपको मिल गया। तो अगर आपने इसको 3 बार पढ़ रखा है, मान लीजिए सपोज शशांक शेखर जी, 3 बार अगर आपने इसको पढ़ रखा है, तो एग्जाम के 2 दिन पहले भी आप सारांश जो है वो पढ़कर जा सकते हैं। यानी मान लीजिए पूरा प्रोसेस करने में, पूरा इस पेज को पढ़ने में आपको अगर लग रहा है, मान लीजिए कि फर्स्ट डे आपको मान लीजिए कि 40 आवर्स लग गया सपोज, तो सेकेंड डे आपको 30 आवर्स ही लगेगा। तीसरी रीडिंग लीजिएगा तो वो 20 घंटे लगेंगे। और ये सिर्फ सारांश पढ़ना है तो ये 5 घंटा लगेगा। तो रिवीजन, एक ही चीज का मल्टीपल टाइम रिवीजन इज द की टू सक्सेस। क्लियर, चलिए। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बेंजीन। देखिए, पॉल्यूशन से अब इतना तो आइडिया लग गया होगा आपको कि पॉल्यूशन से बार बार क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो पॉल्यूशन से अब यहां पूछा है बेंजीन के बारे में। बेंजीन, कौन कौन से कारक, ये फैक्टर जो है बेंजीन प्रोड्यूस करते हैं प्रदूषण के रूप में। तो बेंजीन क्या है, एक प्रदूषणकारी एजेंट है। ठीक है, तो क्या क्या करने से, ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटी करेंगे जिसमें बेंजीन निकल के आएगा।
ठीक है। तो बेंजीन आपको पता है, तंबाकू का जो धुआं होता है, सिगरेट यानी सिगरेट के धुएं में बेंजीन होता है। लकड़ी का जलना तो उसमें भी बेंजीन है। ठीक है। ऑटोमोबाइल बेंजीन ही होगा। इसी को तो कम करना ना, फिल्टर करना है। BS6 क्यों आ गया भाई? BS6 BS4 से सीधा भारत स्टेज जो 6 आया है, वो क्यों आया है? इलेक्ट्रिक व्हीकल इंट्रोड्यूस किया गया, क्यों किया गया? बेंजीन ही तो है, बेंजीन है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना। ये बात समझ रहे हैं? थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। चलिए। तो रोगन किए गए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग, रोगन का मतलब कलर किए गए लकड़ी में क्या इसका यूज होता है? बेंजीन का यूज होता है? जवाब है नहीं। ठीक है। और पॉलीयूरेथेन से निर्मित जो प्रोडक्ट है उसका यूज करते हैं, अगर पॉलिथीन का, बेसिकली पॉलिथीन की बात हो रही है, तो पॉलिथीन से क्या बेंजीन यूज ये रिलीज हो रहा है? तो जवाब है नहीं। ठीक है। आप इसका आंसर आपने देख लिया। कैसे कैसे और आपने आपको थोड़ा सा, देखिए, रटाफिकेशन नहीं करना है। ठीक है। जब तक आप कोरिलेट नहीं कर रहे हैं कोई भी टॉपिक से, तब तक प्रॉब्लम है। गुलाबशाल भी जी है ना। जरा एक मिनट मुझे दीजिए, तो इसको बंद कर दूं। बार बार ये नोटिफिकेशन का ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए, बेंजीन क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है। रंगहीन होगा, येलो, लाइट येलो लिक्विड होता है। ठीक है। स्वीट स्मेल होगा, बहुत जल्दी आग पकड़ने होगा, हाईली फ्लेमेबल होगा, जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा, अगर खोल के छोड़िएगा उड़ जाएगा, है ना। हेविली देन रेयर, हवा से थोड़ा भारी होगा, इसीलिए निचले स्तर पे जमा हो जाता है। यानी कि अगर आप, ये पृथ्वी की सतह है, तो यहाँ इसके आसपास आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। पानी में सॉल्युबल भी है, घुल भी जाएगा, और पानी की सतह पे केरोसिन पेट्रोल की तरह जैसे तैरता भी है, फ्लोट ऑन वाटर भी है। ये आपने बेंजीन के बारे में जाना। ठीक है। चलिए, तो सोर्स ऑफ बेंजीन क्या है? तो ये मानव जनित प्राकृतिक रूप से बनता है, डेफिनेटली बनता है, लेकिन जैसे वोल्केनो इरप्शन है तो वहां भी बेंजीन थोड़ा सा आपको मिलेगा। ठीक है। बट एंथ्रोपोजेनिक यानी मानव जनित, ह्यूमन एक्टिविटी से भी होगा, है ना। नेचुरल में क्या है? ज्वालामुखी है, जंगल की आग, यानी जहां आग लगेगी, जलने की चीजें क्रिया होगी, वहां बेंजीन प्रोड्यूस होना है, एक लाइन में। अब मानव जनित में अगर हम बात करें तो गैसोलीन है, क्रूड ऑयल है, जो भी हम जला रहे हैं, तंबाकू का धुआं, इंडस्ट्रियल इमिशन है, व्हीकल वस्कुलर जो इमिशन है, और लकड़ी का जल, सब में बेंजीन आपको मिलेगा। तो यूज कहाँ पे है? प्लास्टिक में है, रेजिन में है, नायलॉन बनाने में। ठीक है। सिंथेटिक रबर अगर आप ये कर रहे हैं, जैसे कल को अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई टायर की शॉप है मोहित जी की, टायर मेकिंग की, बेचने की नहीं, टायर मेकिंग की शॉप है, फैक्ट्री है। ठीक है। तो क्या वहां पे बेंजीन प्रोड्यूस होगा? ऑब्वियस है, होगा। जी। लुब्रिकेंट है, रबर है, पेंट है ना, डिटर्जेंट है, दवाइयां हैं, और पेप्टिसाइड, सब में। अब तो देखिए, पेप्टिसाइड में भी अगर बेंजीन है, पेप्टिसाइड में भी बेंजीन है। अब यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये सब तो है ही, बट पेप्टिसाइड में भी, कीटनाशक में भी बेंजीन का यूज हो रहा है। ठीक है। चलिए, तो ऑटोमोबाइल में ऑब्वियस है, हमने इसको जो एनालिसिस करके देख लिया। ठीक है। एक और काम की चीज क्या है यहाँ पे, जैसे जो दो नहीं थे, इस पे तो हमने बात कर ली थी, ये तो आपको पढ़ना है। यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जो रोगन वगैरह में क्यों नहीं होता? क्योंकि कार्बनिक यौगिक होते, वाष्पशील होते हैं, लगाने के बाद तुरंत उड़ जाते हैं, जैसे अल्कोहल टाइप है ना, उसका यूज होगा। अल्कोहल का मतलब कि वहां पे वर्निश जिसको कहते हैं हम लोग,
ठीक है, अगर आप लोगों ने करवाया होगा, कुछ पता होगा तो उसमें मात्रा बहुत न्यूनतम होती है, इसलिए वो प्रदूषण का सोर्स नहीं है। होता तो है लेकिन वो पॉल्यूशन का सोर्स नहीं बन सकता। पॉलीयूरेथेन से निर्मित ये, इसका मतलब फोम बना दिया, गद्दे बना दिया। रोगन का, अरे रंग रोगन नहीं सुना है? पेंट करना लकड़ी को, जो आप लोग कहते हैं ना वुडन पॉलिश, तो वुडन पॉलिश में क्या होगा, क्या यूज होता है? अल्कोहल यूज होगा ना। ऐसे तो आपका नेल पॉलिश की थिनर जो है उसमें भी यूज होता है, आपका डिओड्रेंट में भी होता है। खाने में सुना है? रोगन का मतलब होता है कलर बॉस, कलर डालना होता है। वो खाने का कलर अलग होता है ना। जर्दा बनता है, अभी मिल जाएगा, ये दाने दीजिए। ठीक है, तो जर्दा मिल जाएगा आपको, पीले रंग का चावल, है ना। चलो, तो ये सब अन्य यौगिक है जिसमें कि ये डायरेक्ट सोर्स नहीं है, ये होता है लेकिन ये डायरेक्ट सोर्स नहीं है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा फैट की बात करें तो ये कैंसर का कॉज बन सकता है। ल्यूकेमिया की बात करें, कैंसर का ही है। ठीक है, शॉर्ट टर्म एक्सपोजर में सिर दर्द, हेडेक वगैरह हो सकता है, नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है ना। लॉन्ग टर्म में ये बोन मैरो को नुकसान पहुंचा सकता है, आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकता है, रक्त कोशिका की क्या जो प्रोडक्शन है उसमें कमी आ सकती है, ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो बेंजीन के बारे में इतना जान लिया, सफिशिएंट है। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कहाँ कहाँ होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो उसके लिए करना क्या है, यहां से भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है कि कम करने के उपाय में कौन कौन से उपायों को अपनाया जा सकता है। ऐसे यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक से अधिक यूज कीजिए, यानी इमिशन कम होगा, ऑब्वियस है। जो भी सरकार 15 साल पुराने जो सरकारी वाहन नीति जो लाई है, स्क्रैप नीति, आप उसको जोड़ के देख सकते हैं, यहाँ पे करंट अफेयर में करा रखा है मैंने। हाँ, तंबाकू उत्पाद का सेवन को पूरी तरह से छोड़े, ये पॉसिबल नहीं है ये, मतलब। ठीक है, लकड़ी जलाने तो अवॉइड करना होगा। ठीक है, बेंजीन जो कंटेंट प्रोडक्ट है, जैसे क्लीनर वगैरह का न्यून कम से कम यूज कीजिए, ये सब हो सकता है। ठीक है, चलिए। क्यों दो आंसर नहीं थे? न्यूनतम और नगण्य थे, इसीलिए। बाकी सब में उच्च की बात हो रही थी, डायरेक्ट सोर्स की बात थी, इसीलिए। क्लियर है? चलिए, राष्ट्रीय भारत में जैव ईंधन की जो राष्ट्रीय नीति है, राष्ट्रीय नीति जो आई है 2018 में आई थी बेसिकली, अगर आप लोगों को याद होगा तो, जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है? तो भाई, कसावा है। ठीक है, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने, फूड ग्रेन्स है, बिल्कुल होगा। मूंगफली के बीज, अरे मूंगफली के बीज से तेल निकाल के तो आप खाने में यूज करते हैं ना, मूंगफली का तेल। अगर हम पेट्रोल मिलाएंगे तो क्या भाव पड़ेगा पेट्रोल, जरा कॉमन सेंस लगाओ। यूज किया जा सकता है, फिर से सुन लो, फिर से मैं कह रहा हूं यूज किया जा सकता है, लेकिन वो पेट्रोल ही 10,000 रुपये लीटर हो जाएगा फिर। हॉर्स ग्राम चना की बात हो रही है, कुल्थी की बात हो रही है, नहीं हो सकता भाई। आदमी को खाने के लिए चने नहीं मिल रहे हैं, आप उसका तेल निकाल के बांटोगे, समझ रहे हो? कल को कहो सर बादाम का तेल, बादाम का तेल भी यूज हो जाएगा। पहले ऐसे समझो, बादाम का तेल क्या आप पेट्रोल में मिला के चलाओगे? पॉसिबल है? 50 ग्राम का तेल 250 रुपए का आता है, ओरिजिनल लेने जाओगे 350 रुपए। तो 1 लीटर कितना, किस भाव का पड़ रहा है, सब सोच के देखो जरा सा। ठीक है, हाँ। सड़ा हुआ आलू की बात करें, तो जो भी सड़ा हुआ आलू क्यों यहाँ डाल दिया गया, सड़ा हुआ अनाज भी हो सकता है यहाँ पे, तो यहाँ सड़ा हुआ गेहूं का दाना हो गया, चावल का दाना हो गया, कुछ भी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चुकंदर की बात करें, चुकंदर भी हो जाएगा, क्योंकि सब ये सड़ा हुआ हो, साबुत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीट रूट। ठीक है, चलिए। 18 का पूछा था, तो यहाँ पे
जो हमारा बायोफ्यूल जो है, बायोफ्यूल का मतलब कि पेट्रोल में क्या क्या मिला है, जल्दी से बताइए। इसको अपडेट किया गया था। गुलाब शालवी जी, कुछ याद आ रहा है? हम्म। तो क्वेश्चन बार बार यहां से आना ही आना है। पॉल्यूशन, गौर कीजिए, अभी पॉल्यूशन पढ़ा, पॉल्यूशन के बाद फिर जैव ईंधन नीति आ गई। ठीक है जी। तो स्क्रैप नीति भी आएगी इसमें। स्क्रैप नीति इंपॉर्टेंट रहेगी आप लोगों के लिए, वो करवा रखा है अलग से, यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्क्रैप नीति को आप इसको एक और थोड़ा सा देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, 2070 तक आपको क्या करना है? प्रदूषण को कम करना है, सॉरी कार्बन न्यूट्रल करना है, शून्य करना है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या है? और दिमाग दौड़ाइए जरा सा, जल्दी जल्दी, मैं भी देखूं जरा सा। 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, 30 सेकंड बहुत ज्यादा है, 15 सेकंड होना चाहिए। जल्दी से बताइए और क्या इसमें ऐड हो सकता है। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए ईमानदारी पूर्वक। इलेक्ट्रॉनिक वाहन हो गया, ठीक है। हवाई जहाज और बाकी जो फ्यूल है उसमें 20% तक मिलाने की बात कही गई है, चरणबद्ध तरीके से। कब तक करना है? 2030 तक करना है। कुछ याद आ रहा है? मैंने पढ़ाया है। कार्बन न्यूट्रलिटी, ठीक है। बायोफ्यूल, हाँ, एसडीजी में 2030 वाला है, ठीक है, वेरी गुड। और एरोप्लेन वाला हो गया है ना। चलिए ठीक। तो तुरंत अगर स्पॉन्टेनियस अपने दिमाग को दौड़ाइएगा, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। पढ़ने को तो यार पढ़ ही लोगे घर पे, मैं आपके बच्चे इतना पढ़ूंगा, लेकिन आप ऐसे समझिए कि अगर आपका दिमाग तुरंत दौड़ना स्टार्ट कर रहा है, इसकी प्रैक्टिस कर ली है आपने यहाँ पे, तो मैदानी जंग में खून कम बहेगा। ठीक है। चलिए, आप इसी को थोड़ा सा आप ये सोच सकते हैं, जैसे मल्टीपल जो लोग प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, मैं कहता हूँ यार उसका वो फर्क ही नहीं पड़ता। तुक्का लगाने की आदत है तो वो लगी रहेगी। लोग 30 30 40 40 वो लगा लेते हैं प्रैक्टिस सेट, उसके बाद भी तुक्का लगाते रहते हैं। चलिए, तुक्के की गुंजाइश यूपीएससी ने बहुत हद तक कम कर दी है ना। चलिए, बायोफ्यूल को अगर जैव नीति में अगर हम बात करें 18 वाला, तो इसमें प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी और थर्ड जनरेशन में इसको सेग्रीगेट किया गया है। फर्स्ट में बायोइथेनॉल को या बायोडीजल वगैरह, यानी जो पेट्रोल डीजल में हम बायो करेंज है, जट्रोपा है, पिंगमेलिया है। 2010 का क्वेश्चन भी है यह, आप एक देखिएगा तो इसी 2010 से क्वेश्चन से ये मिलता जुलता क्वेश्चन है। सेकंड में आप क्या कर सकते हैं, ठोस आधारित जो अपशिष्ट है उससे आप ईंधन बनाइएगा, लिग्नो सेल्यूलोसिक। और नगर निगम जो आधारित जो ईंधन है, कचरे को जला के आप वहां से भी कर सकते हैं, पराली जलाना हो सकता है इसमें, पर किसान वाला नहीं। ठीक है। और थर्ड क्या है, शैवाल एल्गी पर आधारित हम यूज कर सकते हैं जैव ईंधन के रूप में, सीएनजी। ठीक है। तो इथेनॉल कहाँ कहाँ से निकल के आएगा? तो गन्ने का रस से भी निकल के आएगा, चीनी के युक्त फसलों से भी आएगा, जैसे चुकंदर है, मीठी अ, ज्वार जो है उससे आ जाएगा। स्टार्च युक्त जो है मक्का है, कसावा है, टूटे हुए चावल हो सकता है, सड़ा हुआ आलू हो सकता है, क्षतिग्रस्त गेहूं हो सकता है, ये सबसे तेल वगैरह निकाल के हम मिला के बना सकते हैं बायोडीजल। कहाँ कहाँ से इथेनॉल बन जाएगा, और इथेनॉल को ही मिला के हमें क्या करना है, बायोडीजल तो तेल बना सकते हैं, प्लस जैव ईंधन की बात हो रही है ना, उसको फिर आगे चलकर हम पेट्रोल में मिला सकते हैं। उसका भी 20% तक और उसको 30% तक लेके जाना है। ठीक है। जिससे कि इंपोर्ट जो जो डिपेंडेंसी है, बहुत ज्यादा हम जो निर्भर हैं पेट्रोल पर, उसकी थोड़ी खपत कम हो जाएगी, हमारा जो विदेशी मुद्रा है वो बचेगा, है ना। चलिए, ये सब सारी चीजें आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ऊपर उसी को थोड़ा सा विस्तार में, रिपीटेशन में है ये, रिपीटेशन में है। ये देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि खाद्य तेल के रूप में, एडिबल ऑयल के रूप में इसका प्रोडक्शन होता है। पाम ऑयल एडिबल ऑयल है। सरसों का तेल मिलाने को तो मिला लोगे यार, लेकिन फिर वही बात आएगी ना, एडिबल ऑयल है ना, इतना महंगा कैसे होगा? सूरजमुखी,
ठीक है। चलो, हालांकि सूरजमुखी का तेल भी आप मिला सकते हैं, लेकिन महंगा पड़ेगा, है ना। चलिए, 30 तक 20% तक देखिए, इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात की गई है। अब इसको, जो 30 था, अब वो कम करके 25 कर दिया गया। ये काम की चीज है। मेक इन इंडिया के तहत जैव ईंधन जो उत्पादन है उसको प्रोत्साहित किया जा रहा है, बिल्कुल सही बात। फार्मर के लिए कहा गया कि सरप्लस, अगर आप क्रॉप्स उगाते हैं तो उसको, जमीन उतनी ही है लेकिन प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अब इस प्रोसेस में बायो ईंधन को बनाने में कुछ लोगों को जॉब जॉब भी मिलेगा, ऑब्वियस है, मिलेगा यार। ठीक है। इको फ्रेंडली होगा। ये जैव ईंधन जो है, बेनिफिट क्या होगा, जो CS, ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन है, इसमें थोड़ी सी कमी आएगी। एनर्जी सिक्योरिटी में वृद्धि होगी। एक रूरल इकोनॉमी है, वो आपका चल नहीं, चल पड़ेगा। चल तो रहा ही है, लेकिन रोटेशन में आ जाएगा, है ना। चलिए, क्लियर है। कमेंट करते चलिएगा जल्दी से, देखिए ये पूछना मेरे लिए बार बार बहुत मुश्किल हो जाएगा नहीं तो, है ना। पहले सुनने के लिए तो बैठे ही नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक कार्बन से सामाजिक मूल्य पद सर्वोत्तम वर्णन करता है। अब कार्बन के सामाजिक मूल्य, ध्यान दीजिएगा, यहाँ कार्बन के सामाजिक मूल्य है। और आर्थिक मूल्य के रूप में निम्नलिखित में से ये किसका माप है, तो भाई क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कार्बन का सामाजिक मूल्य भी है और आर्थिक रूप से, यानी कि आपके जेब पे भी भारी ना पड़े। ठीक है। तो 1 टन कार्बन, वही कार्बन फुटप्रिंट की बात कर रहा है ये। ठीक है। 1 टन कार्बन CO2 उत्सर्जन होने वाली दीर्घकालीन क्षति कितना। ये क्षति का मतलब ये हुआ कि अगर आप, जैसे कि एक पेड़ है, आप ऐसे समझिए, एक पेड़ का सामाजिक मूल्य तो है ही, बट उसका इकोनॉमिक मूल्य भी है। तो आप बोलोगे सर पेड़ को काट के हमने फर्नीचर बना लिया, नहीं, ये तो बहुत छोटा सा मूल्य हुआ। वो अगर 50 साल तक जीवित रहता है, 100 साल तक जीवित रहता है, तो कितना ऑक्सीजन वो प्योरीफाई, मतलब दे देगा आपको। इकोसिस्टम के लिए पेड़ क्या क्यों जरूरी है, तो उसका एक इकोनॉमिक, लॉन्ग टर्म में देखिए। तो आप जो कार्बन को जनरेट कर रहे हैं बार बार हर जगह से कार्बन, आप कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी कीजिए, कार्बन तो होना ही है जनरेट। कोई भी एक्टिविटी कीजिए, कुछ भी कीजिए। तो अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है कि कोई भी दिए हुए वर्ष में अगर आप CO2 कितना इमिशन कर रहे हैं, उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो लंबे समय तक कर रहे हैं। यही तो हुआ है बेसिकली। औद्योगिक विकसित देश जो थे, औद्योगिक जो देश हैं, उन, ब्रिटेन है, फ्रांस है, अमेरिका है, कनाडा है, जो भी है, ठीक है, और भी कंट्री हैं, उन लोगों ने औद्योगिक क्रांति का लाभ सबसे ज्यादा उठाया। कार्बन जनरेट भी किया। आज हम जो ग्लोबल, जो कार्बन ये जो फेस कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल जो जो औद्योगिक प्रदूषण को झेल रहे हैं, वो उन्हीं की देन है। तो लॉन्ग टर्म तक ये कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स है वो एयर में रहेंगे, और वो रोटेट होते रहेंगे। तो परेशानी किया किसी ने, भर सभी लोग रहे हैं। ठीक है। चलिए, क्लियर है यहाँ पे। अब आते हैं, सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन क्या है। तो वायुमंडल में 1 टन अगर अतिरिक्त CO2 के उत्सर्जन से पूरी दुनिया में लॉन्ग टर्म में क्या क्या नुकसान अनुमानित है। तो इसको अगर डॉट, तो नुकसान को कैसे मापेंगे यार। अगर आपकी एक चमचमाती कार है, उस पर किसी ने, पड़ोसी ने, मोहित कुमार की लैम्बोर्गिनी है, ठीक है, और उस पे पड़ोसी ने क्या किया, एक चाबी से स्क्रैच कर दिया। देखिए, आंख में आंसू आ गया मोहित कुमार के, हाँ। अब वो स्क्रैच आ गया, तो उसको आप कैसे मापोगे, यानी आप उसको शोरूम लेके जाओगे, फिर से उसका डेंट पेंट पूरा होगा। आप उसको पैसे में ही मापोगे ना, और कैसे मापोगे। ये देखो, अलग लेवल पे ही चल रहा है। चल, ठीक है। सो इसमें तमाम आर्थिक प्रभाव भी शामिल होगा इसमें। ठीक है, जैसे कि आर्थिक प्रभाव का मतलब क्या है कि अगर आप CO2 बढ़ रहा है एटमॉस्फेयर में, तो सी लेवल राइज होगा। क्या क्या हो सकता है, तो कोस्टल एरिया
इंडिया का कि सिर्फ हम इंडिया की बात कर लेते हैं, बाकी छोटे छोटे आइसलैंड है उसकी तो बात ही नहीं करते हैं, है ना। तो वो तो डूबेंगे डूबेंगे। लेकिन इंडिया का की जो 7,500 किलोमीटर लंबा जो कोस्टल लाइन है, उसके आसपास जो रहने वाले जो लोग हैं, पॉपुलेशन है, वो डिपेंडेंट इसी पे है। क्या होगा, सोच के देखो। लंबी चौड़ी एक मैंने बात कर रखी है इस पे करंट अफेयर में, है ना। कृषि उत्पादकता में गिरावट आएगी, ऑब्वियस आएगी। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन हो जाएगा, बिल्कुल होगा। हेल्थ इशू तो होना ही होना है। तो इसीलिए पॉलिसी लेवल पे अध्ययन, जो नीतिगत जो फैसले लिए जाते हैं। क्यों कहा जाता है कि शहरों से हमें दूर रखना है ईटा भट्टा को। क्यों रखना है कि भाई शहरों के बीच शहर में, दिल्ली जैसे शहरों में, बीच शहर में तो जो पॉल्यूशन फैला रहे हैं उसको हटा दिया गया है। आगरा जैसे शहर में सारे उद्योगों को शहर से बाहर ले जाया गया है। तो उसके लिए कार्बन टैक्स वगैरह जो है इम्पोज किया जा रहा है। कार्बन ट्रेड की बात की जा रही है ना। कैसे हम कम कर सकें पोल्यूशन को, पेड़ लगाने की बात आई है। तो भारत में ये गणना में पाया गया कि ये जो आपका एसएससी जो है, यानी ये एसएससी क्या है, सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन कितना CO2 है भारत में, 86 USD जो है, डॉलर में आएगा, USD है ना। यानी वैश्विक औसत से बहुत ज्यादा है, डैमेज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था को CO2 के प्रत्येक अतिरिक्त कार्बन के लिए $86 का नुकसान होता है। ये लाइन आप मेंस में भी लिख सकते हो, अगर ढंग से इसको पढ़ोगे ना। तो इसके कुछ फैक्ट ऐसे हैं जिसका 20% फैक्ट ऐसे हैं जिसका सीधा इस्तेमाल आप एकदम डायरेक्ट इस्तेमाल आप कर सकते हो मेंस में। ठीक है, चलिए। तो इसका कार्बन टैक्स वगैरह लगाया जा सकता है, आधार पे लगा दीजिए। किसके आधार पे लगाया जाएगा देख लीजिए। कार्बन टैक्स लगाया जाता है सोशल ऑडिट जो किया जा रहा है बेसिकली कार्बन का, ये देखिए। फिर से मैं बता रहा हूँ, सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन के आधार पे ही कार्बन टैक्स लगाया जाता है। कल को ये पूछ लिया यूपीएससी ने कि भाई कार्बन टैक्स किस बेस पे लगाया जाता है, तो उसका बेस आपको पता चल गया। और घुमा फिरा के यूपीएससी यही पूछेगी आपसे, चाहे आप जो कर लो। ये बात समझ में आई। चलिए, यूज कहाँ होगा, कार्बन मूल्य का निर्धारण करने में, पॉलिसी लेवल पे बनाने में, है ना, पॉलिसी मेकिंग में, और पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में इसका यूज हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज की बात करें तो जो ओशन का जो लेवल बढ़ रहा है उसमें फसलों की गिरावट, ये नुकसान वाली बात है, एडवर्स इफेक्ट होगा स्वास्थ्य पे। ठीक है, चलिए, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, फिर से पॉल्यूशन पूछ लिया यूपीएससी ने। एनवायरनमेंट में पूछ क्या रहा है, यही तो पूछ रहा है वो। ठीक है, एप्लीकेशन वाली चीजों पे जा रहा है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं है। आप पीवाईक्यू को उठा के देख लीजिए। कोचिंग, बहुत सारे कोचिंग के नोट्स आपको, या बुक, बुक भी है, पर मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि बुक नहीं पढ़ सकते। बुक कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता नोट्स को, लेकिन आपको टाइम नहीं है, इसीलिए मैं कोई आपको फर्जी वाली वाली बातें नहीं कहूंगा यहाँ पे, है ना। चलिए, तो कोयले की राख से आर्सेनिक, सीसा, पारद, ये सब उसमें कोयले की राख में मिला हुआ होता है। क्या ये बात सही है, जवाब है बिल्कुल सही बात। कोयले की राख में ये होगा, तभी तो मना किया जा रहा भाई, कोयला बर्निंग नहीं होना चाहिए ना। तो कोयला, तो क्या हम नहीं कहीं नहीं जला रहे हैं, तो कोयला संचालित जो विद्युत संयंत्र है पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है प्रोड्यूस करते हैं, बिल्कुल करते हैं। एवरीबडी नोज। और भारतीय कोयले में राख की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। ऑब्वियस है, लिग्नाइट कोयला जलाया जाता है, नेवली में पाया जाता है, सबसे ज्यादा राख होगा। तभी तो हमें बिटुमिन्स और एंथ्रासाइट नामक कोयला ऑस्ट्रेलिया से आयात करना पड़ता है। कई बार करंट अफेयर में बता रखा है, कोई बड़ी चीज नहीं है ना। तो कोल ऐश में क्या क्या पाया जाता है, टॉक्सिक होगा, ये सारी चीजें पाई जाती है, देख लीजिए क्या क्या चीजें पाई जाएंगी। आर्सेनिक है, शीशा है, मर्क्यूरी है। ठीक है, टॉक्सिक होगा।
ठीक है, और ये जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मिट्टी सॉइल पॉल्यूशन सब में ही होगा, ये सबका कारण बनता है ये। राख कहाँ, घर में तो रखोगे नहीं, जमीन में ही फेंकना होगा। अब उसको सड़क बनाने में यूज हो रहा है उस राख का, है ना। चलिए, तो इनका अगर सही ढंग से आप डिस्पोजल नहीं कीजिएगा तो वो ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट कर देगा। ठीक है। तो थर्मल पावर प्लांट की जो फ्लाई ऐश है उसमें आर्सेनिक, कैडमियम, लेड, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी एंड क्रोमियम वगैरह सब खतरनाक धातुएं पाई जाती हैं, और ये सब खतरनाक है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। जो स्टेटमेंट है कि कोयला आधारित बिजली, ठीक है बिल्कुल। ये एसिड रेन का सबसे बड़ा, आप लोगों ने वो पढ़ा होगा, अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। ठीक है। चलिए, अच्छा इस लाइन को यहाँ, चलिए एनसीईआरटी में भी मिला हुआ है, ये किसी के कहने पे मैंने डाल दिया था कि इफेक्ट मिलेगा थोड़ा सा अच्छा, लेकिन ये ऐसी चीज है कि हर जगह मिलता है। चलिए, पीएम की बात करें, पीएम मतलब नॉट प्रधानमंत्री, पार्टिकुलर मैटर की बात हो रही है ना। कार्बन डाइऑक्साइड आदि निकलते हैं तो वायु प्रदूषण होगा, बिल्कुल होगा। राख से क्या होगा, अत्यधिक मात्रा होती है, क्यों, क्योंकि गोंडवाना कोल है हमारा, कोयले की जो प्रकृति है। अच्छा, एक धारवाड़ तंत्र है हमारे यहाँ पे, दूसरा है गोंडवाना। तो गोंडवाना से कोयला निकलेगा, और धारवाड़ वाला जो तंत्र है, कर्नाटक वाला बेल्ट, वहां उससे धातु, मिनरल्स वगैरह निकलते हैं, वहां से कोई धारवाड़ से कोयला नहीं निकलेगा, यह ध्यान रखिएगा। तो कोयला में आमतौर पर 50% तक राख वाला हो सकता है, क्योंकि लिग्नाइट है। जबकि हम जो एंथ्रासाइट बिटुमिन्स मंगाते हैं उसमें राख 10 से 20% ही बचता है। तो भारत में कोयले का निर्माण क्या है, ड्रिफ्ट ओरिजिन से हुआ है, जबकि अन्य देशों में या इन सीटू ओरिजिन है, दिख है। ये इसका रीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ठीक है। चलिए, हाँ ड्रिफ्ट ओरिजिन, ठीक है। आप इसको एक काम कीजिएगा, हाँ, मोहित कुमार जी, या फिर बाकी लोगों को जिनको लगता है कि भाई, क्योंकि मैं ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूं, पहले समझिएगा। तो जिन जिन शब्दों में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको लिख कर मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं डिटेल में वो बता दूंगा। ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप कितना ईमानदारी से भेजते हैं। ठीक है। चलिए, तो कुछ मेहनत आप कीजिए भाई, मैं मेहनत तो करने को तैयार ही हूँ, रात के 2 बजे 3 बजे तक तो मैंने लगा के दिया है आप लोगों को। उसके बाद इकोनॉमी के क्वेश्चन पे लग गया। तो मेहनत मैं आप लोगों से ज्यादा कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो चीजें समझ में नहीं आई है ज्योग्राफी में, या पॉलिटी में, इन्वायरमेंट में, वट आप मुझे उसका लिख के भेजिए कि सर यहाँ पे थोड़ा और क्या होगा, लेमैन टर्म्स में समझा दीजिए, मैं लेमैन टर्म्स में बता दूंगा। ठीक है। चलिए, फ्लाई ऐश में क्या क्या है, बॉटम ऐश, प्रमुख खतरे, और कहाँ कहाँ पे उस ऐश का यूज किया जा सकता है, बिल्कुल कर लीजिए इसको, करके जाइए। फ्लाई ऐश में ऊपरी परत में जमा हल्की राख और हवा में उठती है ये। तो अगर ये 15 मीटर तक अगर है, तो ह्यूमन के लिए भी ज्यादा खतरनाक है बॉस, क्योंकि भारी है ना, तो एकदम उड़ के ऊपर नहीं जाएगी ना। ठीक है, तो धूप कोहरे वहरे का भी कारण बनती है, इसीलिए पराली जलाना जो आप बार बार सुनते हैं कि पंजाब में पराली जलाई गई, हरियाणा में पराली जलाई गई, तो दिल्ली में इसका इफेक्ट है ना। फिर पानी का छिड़काव करना होता है, पानी के छिड़काव से क्या होगा, ये कण चूंकि नीचे ही रहती है, भारी होकर बैठ जाती है, और चीजें फिर विजिबल हो जाती है। बात समझ में आई। बॉटम ऐश क्या है, भारी राख भट्टी के नीचे बैठ जाती है, बॉटम ऐश कहते हैं उसको। फ्लाई ऐश मतलब जो हवा में उड़ गया। प्रमुख खतरे क्या है, तो अब इनहेल कीजिएगा तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कैंसर, जल प्रदूषण, भूमि में अवक्रमण, यानी उसका सॉइल डिग्रेडेशन होगा। फर्टाइल लैंड है तो बंजर होने लग जाएगी धीरे धीरे, है ना। चलिए, तो इसका यूज कहाँ कर सकते हैं बॉस,
तो ईंट बनाने में, सीमेंट बनाने में, सड़क निर्माण में, भूमि की भराई वगैरह में हम इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए। किसी पौधे की विशिष्ट जाति को, विशिष्ट जाति, पौधे की विशिष्ट जाति को, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पौधे की पूछा है, प्लांट की पूछ रहा है। 1972 के अनुसूची जो है फोर्थ में रखा गया है। इस अगर किसी प्लांट को उठाकर, मनी प्लांट मान लीजिए, एज फॉर एज मनी प्लांट को उठाया कल को भारत सरकार ने और उसको रख दिया, इस कैटेगरी में डाल दिया गया, तो क्या होगा? उसका मतलब क्या है? ठीक है। इसका मतलब कि उस पौधे की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है। यानी घर के गमले में कल को अगर आप ओपियम उगाने लगते हैं, गांजा, तो क्या होगा? पुलिस उठा के ले जाएगी आपको। या तो लाइसेंस होना चाहिए। मोहित कुमार जी, समझ में आई बात? हाँ। चलिए। चलिए। तो वन्य जीव और पौधों के संरक्षण के लिए ये जो अधिनियम लाया गया, वो पौधों के लिए भी है और वन्य जीवों के लिए भी है। ठीक है। तो अनुसूची 4 का जो संबंध है, वो कल्टीवेशन के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया गया है। ठीक है। और ये अगर आप लाइसेंस नहीं लेते हैं तो इलीगल माना जाएगा। ठीक है। कौन कौन से पौधे शामिल है इसमें, कि कौन कौन से प्लांट को आप डायरेक्ट फॉर्म में नहीं उगा सकते? कुछ कैटेगरी है, जैसे कि लाल रेड वांडा है, पीचर प्लांट है। पीचर प्लांट देख लीजिए, यूपीएससी ने पीचर प्लांट कम से कम 2 बार रिपीट किया है। लेडी स्लीपर ऑर्चिड। ठीक है। कुछ, अच्छा फोर्थ बोल रहा हूँ, सिक्स है ये। ठीक है। सॉरी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। सिक्स है ये। ठीक है। चलिए। फोर इधर इधर से होता है, फोर, ये सिक्स है। ये समस्या मेरी साथ थोड़ी सी है, सिक्स है ये। ठीक है। माफी चाहूंगा। हाँ। नीला वांडा, नीला वांडा एंड लाल वांडा दोनों हो गया। आप ये सब थोड़ा सा देख सकते हैं। ठीक है। बेडोम्स, साइकेड। धन्यवाद डिम्पल जी। चलिए। ठीक है। तो इन पौधों को संरक्षण क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये दुर्लभ है, रेयर है, इंडेंजर्ड में है। ठीक है। अब इसकी कैटेगरी को आप रट्टाफिकेशन कर लीजिए, नो इफ बट के साथ। यानी पहली अनुसूची में क्या है? ये हाईली प्रोटेक्टेड होगा, वन्य जीव शामिल होगा इसमें, शिकार व्यापार पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। सेकंड अनुसूची में क्या है? लेस प्रोटेक्टेड होगा, वन्य जीव शामिल होंगे, कुछ शर्तों के साथ शिकार और व्यापार संभव है, कुछ शर्तों के साथ। ठीक है। अनुसूची 3 में क्या है? जनरल प्रोडक्शन होता वाली प्रजातियां आ जाएंगी। फोर्थ में कम संरक्षण वाली प्रजातियां हैं। फिफ्थ में हानिकारक वर्मीन्स वगैरह जो है, जिसको मारने की अनुमति होगी। जैसे कि नील गाय का शिकार आज से 5-7 साल पहले बिहार सरकार ने किया था, तो 500 नील हिरण मार दिए गए थे। सॉरी, हिरण कह रहा हूँ, नील गाय मार दिए गए थे, जो कि गाय ना होकर डियर कुल का है। ध्यान रखिएगा। अच्छा, पता नहीं क्यों दिमाग में आया नील गाय, तो एक बार नील गाय जरा सा देख लेना यार डिटेल में। नील गाय, नील गाय। ठीक है। प्रोटेक्टेड प्लांट के बारे में, तो ये 6 में हो गया, उसके लिए लाइसेंस आवश्यक है। यूपीएससी ने ये पूछा, तो हो सकता है अब इन ऊपर से 5 की बारी हो सकती है। तो मेहनत यहां करो ना बॉस। यूपीएससी ने बता दिया कि हम इस टॉपिक को पकड़ रहे हैं, तो अब जब पॉल्यूशन की बात हो रही तो पॉल्यूशन पर ढंग से पढ़ो ना। क्या प्रॉब्लम कहाँ पे है? नोट्स और क्वेश्चन के पीछे भाग रहे हो। ठीक है। विश्लेषण कर दिया गया है, विश्लेषण आप थोड़ा खुद से देखिएगा। अतिरिक्त जानकारी में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जो काम की चीज, काम की चीज आपके लिए पूरी है, आपके लिए ये पूरी चीजें हैं। मैं फिर क्या दे रहा हूं, इसमें कंफ्यूजन होने की कहीं जरूरत नहीं है। इसलिए पढ़ लीजिएगा कि मल्टीपल टाइम्स कुछ चीजें रिपीटेशन में भी है, लेकिन ये नुकसान नहीं करेगी आपको, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं।
ठीक है, खुद से पढ़िए, बताइए कि क्या रिपीटेशन में है, नहीं है। ठीक है, चलिए। वेब 72 में 4 अनुसूचियां हैं, हाँ बिल्कुल। वेरी गुड डिम्पल जी। ये पिछली बार भी हुआ था। तो 6 कैटेगरी है, अब 6 को कर दिया गया है, टोटल 4 कैटेगरी में है। अब जो अनुसूची है, इसकी टोटल 4 ही हो गई है, 1 2 3 एंड 4। अब ये 6 कैटेगरी नहीं है, अब संशोधन हो चुका है, करंट अफेयर में करवाया गया था। ठीक है, तो अब ये 4 कैटेगरी ही है। किस मंथ में करवाया है मुझे खुद नहीं याद है, लेकिन ये सितंबर अक्टूबर में होना चाहिए। ठीक है, चलिए, जनवरी मंथ में, चलिए ठीक है। ये 2024 की बात हो रही है, 25 तो मैंने पढ़ाया नहीं, 24 में होगा। ठीक, तो कैटेगरी जनवरी 2024 में आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पौधे की जो प्लांट वाली जो संरक्षित सूची है, उसको कैटेगरी 3 में रखा गया है, सामान्य संरक्षण वाली प्रजातियां। क्लियर है, चलिए। अनुसूची 6 में पौधों की कटाई वगैरह ये सब बता दिया गया है। ठीक है, चलिए। मेडिसिनियल की बात करें, साइंटिफिक या फिर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत अधिक होता है, इसलिए इस प्लांट को प्रोटेक्शन की बात कही गई है। चलिए, तो अवैध व्यापार को रोकने वगैरह के लिए भी है। ठीक है, 72 अधिनियम, इसमें 6 है, अब 6 की जगह इसको 4 कर लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा अपडेट होना चाहिए था, ये लीजिए मैं लिख देता हूँ, शशांक शेखर जी, इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। क्लियर, एक एक लाइन मुश्किल से आपको इस तरह की चीजें हैं वो यहाँ मिल जाएंगी। एज फॉर एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल रिपीटेशन में है, ब्लू वांडा, रेड वांडा है ना। फीचर प्लांट पूछा गया, घटपर्णी जिसको कहते हैं। ठीक है, शाकाहारी और मांसाहारी, तो ये फीचर प्लांट बेसिकली मांसाहारी होते हैं ना, छोटे छोटे इंसेक्ट को पकड़ लेते हैं। फिल्म बन रखी है इस पे। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन की कमी होती है, तो नाइट्रोजन की कमी के लिए ये प्लांट्स जो है, एनिमल इंसेक्ट वगैरह है, उसको खा जाते हैं, और जिससे कि नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर लेते हैं ये। क्लियर, चलिए। इस्पात स्लैग जो है, ये कहाँ यूज हो इस किसके लिए ये सामग्री यूज हो सकता है। ठीक है, तो सड़क, आधार सड़क के निर्माण के, सड़क का बेस को जो है, बेस तैयार करने के लिए बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, कृषि में, मृदा में सुधार के लिए बिल्कुल हो जाएगा। नाइट्रोजन नहीं, प्रोटीन नहीं बॉस, नाइट्रोजन होता है वहां पे, प्रोटीन नहीं चाहिए होता ना। ये यूपीपीसीएस ने कम से कम 3 बार पूछा है, आप एक बार थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा, मुझे कंफर्म पता है, तो इसलिए मैंने बताया नाइट्रोजन के लिए। ठीक है, चलिए। सीमेंट के लिए ऑब्वियस है, सीमेंट के लिए भी यूज हो जाएगा, यानी कि स्पार्क स्लैग जो है, ये बाय प्रोडक्ट होता है। बाय प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जब इस्पात को निर्माण होता है तो जो कूड़ा करकट बच गया उसी को इस्पात स्लैग कह दिया जाता है। तो स्टील मेकिंग में के दौरान ये क्या होता है, जो उसका जो उसमें काफी अशुद्धियां होती है फर्नेस में, उसी को स्लैग कहते हैं। ठीक है, इसकी भी नीलामी होती है हमारे शहर में, तो इसका, इसके लिए कितना खून खराबा हुआ है लंबे समय तक, वर्चस्व की लड़ाई है ना। चलिए, ये भी बड़े प्लेयर्स है इसमें। ठीक है, मोल्टेन मटेरियल्स के रूप में होता है, इसमें क्या क्या होता है, सिलिकेट होगा, ऑक्साइड होगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर वगैरह होता है। कॉम्प्लेक्स मिक्सचर का मतलब कि कई तरह के केमिकल इसमें डाले जाते हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होगा। ठीक है, जब ये गर्म होगा तो पिघला हुआ रहेगा, लेकिन जब ये ठंडा हो जाएगा तो ठोस सॉलिड के रूप में, क्योंकि
लोहा का अंश भी है। और मिट्टी में, आप मिट्टी के लिए क्यों है ये जरूरी, क्योंकि मिट्टी में भी ऑक्साइड, मंगल ग्रह याद आया, लाल रंग क्यों होता है, क्योंकि लोहे के ऑक्साइड पाए जाते हैं। क्लियर। चलिए, तो स्टील स्लैग का उपयोग हम बेस मटेरियल के लिए किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात। ठीक है, डामर वगैरह जो है, रेलवे ट्रैक, सतह की जो नींव रखी जाती है किसी घर की, तो आप उसको पहले स्लैग से भर दिया जाता ताकि टिकाऊ बन सके, मिट्टी धसान ना हो, घर धसे नहीं, है ना। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी यूज होगा। सॉइल की जो एसिडिटी है उसको कम करता है ये, प्राकृतिक क्षमता को, नेचुरल जो जो न्यूट्रलाइजिंग जो कैपेसिटी है उसको, इसी इसकी कैपेसिटी होती है। ठीक है, कई विकसित देश भी इसका ने इसकी पहल भी की है, स्टील स्लैग से फर्टिलाइजर बनाने की भी पहल की है, क्योंकि इसमें ऑक्साइड है ना। अमेरिका जापान ने कर रखा है इसमें। तो ये कृषि अपशिष्ट प्रबंधन का, यानी एग्रीकल्चर वेस्ट मैनेजमेंट का भी एक अच्छा तरीका है कि भैया जो कूड़ा करकट बच गया उसको हम क्या कर लेंगे, थोड़ा सा उसका मैनेज अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें स्टील स्लैग में क्या क्या चीजें होंगी, सिलिका, कैडमियम ऑक्साइड, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड वगैरह होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, काम की चीज। रोड में, सीमेंट में, कृषि में, सब में यूज हो जाएगा। ठीक है, कार्बन फुटप्रिंट इसका कम होगा क्योंकि रिसाइकिल हो रहा है। कोई भी, जैसे कि आपके पास लकड़ी का एक टेबल था जो पुराना हो गया, उसी से आपने दो कुछ और छोटे से टूल बना लिए, तो लकड़ी पेड़ कटने से बच गया। ठीक है, चलिए, क्रॉप यार्ड की फर्टिलिटी बढ़ गई इससे, इसलिए यूज होता है। संभावित खतरे क्या है, क्योंकि ये हेवी मेटल होता है तो सॉइल और जो वाटर पॉल्यूशन का कारण बन सकता है, इसलिए इसको सावधानी पूर्वक इसको रेगुलेट किया जाना चाहिए। मालूम चला कि पूरा स्लैग बिछवा दिया पूरे खेत में, वैसा वो भी नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए, सड़क में, सीमेंट में, कृषि में, हर जगह इसका यूज हो जाएगा। क्लियर है। तो ऑब्वियस है कि निर्माण लागत भी कम होगी। कॉमन सेंस लगाइए, बार बार, ड्यूरेबल होगी क्योंकि लोहा है, मजबूती होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लियर है सभी को। चलिए, सड़क, ग्रामीण सड़क निर्माण में, जी, लॉन्ग टर्म, देखिए, पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता को अश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, कार्बन, यानी कार्बन फुटप्रिंट को घटाने के लिए, देखिए फिर से ये टर्म्स आ रहा है, कार्बन फुटप्रिंट, किन प्रयोगों को अधिक प्राथमिकता, प्रायोरिटी बेस्ड वो काम होगा। अब जरा सा फिर से समझिएगा, कार्बन फुटप्रिंट फिर से आ गया, कहीं पे इसका इम्प्लीकेशन पूछा जा रहा है, कहीं एप्लीकेशन, टर्म्स वही है, डायमेंशन अलग अलग है। यानी यूपीएससी का अप्रोच क्या है उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। 70 to 80 वर्ड्स अगर ऐसे मैं निकाल के अगर आपको दे दूं तो क्वेश्चन उसी से आना है हर बार। दुनिया का सबसे आसान काम है ये। मैं आंख बंद करके कह सकता हूं कि आप 2025 का क्वेश्चन में जाके देखिएगा, कार्बन फुटप्रिंट वर्ड मिलेगा। कौन सी बड़ी बात है, एवरीबडी नोज, सबको पता है। मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, कुछ नया जादू नहीं दिखा रहा हूँ, ये यूपीएससी करेगी, हर बार करेगी, लेकिन अप्रोच अलग हो जाएगा, डायमेंशन अलग हो जाएगा। तो फोकस उन 80 वर्ड्स पे करना है, प्री अगर क्वालिफाई करना है तो जितने भी, वो वर्ड को उठाइए, ढूंढिए और फिर उस पर काम कीजिए, उसी से ही आपका, देखिए बार बार सीमेंट आ रहा है, देख लीजिए, तांबा आ रहा है, लोहा आ रहा है, एसफॉल्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, देख लीजिए, सारी चीजें रिपीट है। चलिए, तो इसमें प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, कार्बन फुटप्रिंट को, लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में अगर ग्रामीण सड़क बनाना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ग्रामीण सड़क की बात हो रही है, गांव की सड़क बनाने की बात, शहर की नहीं। ठीक है, तो तांबे का स्लैग वगैरह डाल सकते हैं, तो कोई भी स्लैग, देखिए तांबा नहीं डालना है, स्लैग की बात हो रही है। यहाँ लोहे का स्लैग भी हो सकता है, कोई भी धातु जो एक्सट्रैक्शन हम कर रहे हैं तो उसका जो मेल्टिंग है, जो स्लैग है, उसका आप यूज कर लो यार, क्या दिक्कत है, अभी तो सड़क पे हमने बात की थी।
शीत मिश्रित एस्फाल्ट जो टेक्नोलॉजी है, अभी हम इसको भी देखेंगे। ठीक है। जियो टेक्सटाइल्स। ठीक है। उष्ण मिश्रित, अब देखिए यहाँ शीत लिखा था, कंफ्यूज करने के लिए आपको उष्ण डाल दिया है यहाँ पे, गर्मी वाली एस्फाल्ट टेक्नोलॉजी। और पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट की खासियत ये है कि वो जल्दी जम जाता है ना। चलिए, पानी की आवश्यकता कम होती है, थोड़ा सा पानी लगा के इसको ये कीजिए। ठीक है। अब आते हैं, ये सब क्या है, ग्रीन टेक्नोलॉजी के, यानी कि इन तीन को छोड़, ये लास्ट के दो को छोड़ दिया जाए तो ये ग्रीन टेक्नोलॉजी है। तो यानी पॉल्यूशन को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी पे बात हो रही है, और ग्रीन टेक्नोलॉजी पे इससे क्वेश्चन हमेशा आएगा। ठीक है। चलिए, तो कॉपर अगर मेल्टिंग कर रहे हैं, मेल्टिंग में उसको रिफाइनिंग कर रहे हैं, तो उसमें जो उसका लास्ट जो प्रोडक्ट बच रहा है, जो यूज में नहीं आने वाला, तांबा तो काट लिया हमने, निकाल लिया तांबा, लेकिन उसमें उसका जो बाय प्रोडक्ट जो लास्ट में बच गया, कूड़ा करकट, उसका यूज आप सीमेंट में भी कर सकते हैं, कंक्रीट वगैरह में किया जा सकता है। पर्यावरण और आर्थिक दोनों लाभ मिल जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पोर्टलैंड सीमेंट की बात की है, सीमेंट की बात नहीं की गई है, यहाँ पोर्टलैंड सीमेंट है। अभी हम बात करेंगे इस पे। ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए दे दिया इन्होंने। ठीक है। तो इस स्लैग सीमेंट उत्पादन में क्लिंकर की आवश्यकता को कम करता है, जो कि CO2 उत्सर्जन को भी घटाता है। यानी भराव के लिए अगर आपने बेस तैयार किया किसी भी भवन का, तो उसके बेस को भरने के लिए आपको मिट्टी, मिट्टी का अगर इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा, मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं तो कल को ये घर आपका नीचे धंस सकता है। तो घर ना धंसे, बिल्डिंग ना धंसे, इसके लिए स्लैग का इस्तेमाल किया जाता है। गिट्टी उट्टी से भी भरा जाता है। अब स्लैग हर जगह नहीं मिलेगा, तो गिट्टी से, लोग गिट्टी समझते हैं ना, पत्थर के छोटे टुकड़े, उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो इसमें जो कॉपर स्लैग है या कोई भी स्लैग है, उसमें क्या होगा, लोहा होगा, सिलिका होगा, एल्यूमिनियम होगा, कैल्शियम ऑक्साइड होगा, कॉमन चीजें होंगी। सप्लीमेंट्री जो सीमेंट सामग्री में के रूप में ये काम कर देगा। ठीक है। तो सीमेंट उत्पादन में कार्बन उत्सर्जन को भी कम कर देगा, सीमेंट उत्पादन में। लेकिन यहाँ पोर्टलैंड सीमेंट की बात है, हम उस पर बार बार, मैं बार बार कह रहा हूं, तो उस पर ध्यान दीजिएगा भी। इस पर जरा सा बात कर लेते हैं। तो शीट कोल्ड मिक्स जो असफाल्ट टेक्नोलॉजी है, ये क्या है भाई, इसमें इमल्सिफाइड बिटुमिन या फोम बिटुमेंस कहते हैं जिसको, को बिना गर्म किए मिलाया जाता है। आपने हीट नहीं किया, इस पूरा रॉ मटेरियल को उठाया बिना गर्म किए, इसको आपने क्या किया, उसमें कोयले में मिला दिया। बिटुमेंस क्या है, कोयला है, कोयले से मिला दिया। तो इससे होगा क्या कि कोयले की इफिशियंसी बढ़ गई, कोयला देर तक जलेगा। इफिशियंसी का मतलब 1 किलो कोयले की, मान लीजिए जहां पे 10 किलो कोयला लग रहा था, वहां पे 1 किलो ही लगेगा या 5 किलो ही लगेगा। तो कोयले की मात्रा कम हो गई, क्वांटिटी कम लगेगी, पैसा बचेगा, प्लस जो उसका ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन भी कम होगा। ठीक है। वेब कोर्स में या सरफेस कोर्स में ये यूज होता है। बेस कोर्स का मतलब कि कोई घर बनाने में या सरफेस जमीन वगैरह को बैलेंस करने में, सॉरी बैलेंस बोल रहा हूँ, बराबर करने में। ठीक है। उसका यूज होगा लाइट टू मीडियम ट्रैफिक वाले ग्रामीण सड़कों के लिए है ये, विशेषकर, क्योंकि गांव की सड़कें उबड़ खाबड़ होती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए, बराबर करने के लिए किया जाता है इस्तेमाल। ठीक है। इको फ्रेंडली है, क्योंकि उससे ऊर्जा की खपत और प्रदूषण दोनों कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। जियो टेक्सटाइल्स की बात कर लेते हैं। तो ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 2020 तक, ठीक है, कॉपर कॉयर आधारित जो भू वस्त्र है, यानी कि जियो टेक्सटाइल कपड़े के लिए भी यहाँ पे अनुमति दी गई है, ध्यान दीजिएगा। ये भी मैंने बता रखा है आप लोगों को करंट अफेयर में, एक बार जाके चेक कीजिएगा। जियो टेक्सटाइल जो वस्त्र की बात है, ये मैंने पढ़ा रखा है, मुझे अच्छे से याद है। ये बायोडिग्रेडेबल हो जाएंगे, यानी आसानी से समाप्त हो जाएंगे, गल की मिट्टी में मिल जाएंगे। ठीक है। घुल मिल जाएंगे, तो पर्यावरण में नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि सॉल्युबल है इरोजन, और ये मिट्टी को बांध के रखेंगे। जियो टेक्सटाइल प्राकृतिक रूप से बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इसीलिए भारत सरकार ने इसको जियो टेक्सटाइल को
मंजूरी दी है कि भाई आप इसको वहां भी यूज कर लीजिए। अच्छा, हॉट मिक्स असफाल्ट टेक्नोलॉजी ये क्या है भाई? अब देखिए यहाँ पे कोल्ड की बात थी, यहाँ हॉट, दोनों एक साथ तो हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हॉट मिक्स में क्या है, 95% तक पत्थर, रेत, बजरी का मिश्रण होता है, जिससे कि डामर जो है, सीमेंट का जोड़ा लगाया जाता है। तो ये हॉट मिक्स वाले में टेक्नोलॉजी का यूज हम यहाँ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उससे भारी मात्रा में, क्योंकि गर्म करना होगा ना। जब देखते हैं कभी सड़क के किनारे, जो जब सड़क बन रही होती है तो डामर को गर्म किया जाता है, तो कितना धुआं फैलता है, काला काला धुआं पूरा हर जगह हो जाएगा ना। तो भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैस जनरेट कर रहा है, इसीलिए गर्म करने वाला तो ये सिस्टम ही खत्म करो यार, आग जला के गर्म करना। ठीक है। तो पीएम जनरेट, उसे उस हॉट मिक्स प्लांट से क्या होगा, पीएम जनरेट होगा, सल्फर डाइऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, पॉल्यूशन जो है, पॉल्यूटेंट जो है वो सब रिलीज होंगे। तो ये ग्रीन टेक्नोलॉजी नहीं मानी जाती। अब सड़क के किनारे आपने ड्रम खोल दिया और चारकोल गर्म कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो धुआं क्रिएट कर रहा है। ठीक है। पोर्टलैंड सीमेंट में क्या है, क्यों हमने सीमेंट तो कहा, बट पोर्टलैंड सीमेंट में ऐसी क्या खास बात हो गई? तो पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन सबसे ज्यादा CO2 उत्सर्जन करने वाली जो इंडस्ट्री है उसमें शामिल होती है। ठीक है। तो CO2 का ये उत्सर्जन का 8% हिस्सा जो है केवल सीमेंट उद्योग का है। और ध्यान दीजिएगा, ये ग्लोबल लेवल पे बात हो रही है, और सीमेंट उद्योग यूपीएससी का पेट क्वेश्चन है। आप उठा के देख लीजिएगा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी अगला हम ज्योग्राफी करेंगे एनवायरनमेंट के बाद। सीमेंट उद्योग हर बार पूछा गया, पानी का खपत सबसे ज्यादा कहाँ होता है, पूछा गया है। जल्दी बताओ। सीमेंट उद्योग, कागज उद्योग पूछा है? याद ही नहीं आप लोगों को? याद है, चलिए। तो सीमेंट उद्योग में लाइमस्टोन को गर्म करके क्लिंकर बनाया जाता है, जिससे कि CO2 निकलती है। इसलिए पोर्टलैंड सीमेंट जो है लॉन्ग टर्म के लिए अनुकूल नहीं है। व्हाइट सीमेंट समझ रहे हैं? कोड इंडस्ट्री नहीं, कोड इंडस्ट्री आर्ट है, वो उसकी बात नहीं हो रही मैडम जी, सॉरी, आप कहीं और चले गए। किस रिगार्डिंग बात कर रहे हैं आप? सीमेंट उद्योग में, हाँ, सीमेंट उद्योग कोड इंडस्ट्री में आता है, ठीक है। बट सीमेंट उद्योग बार बार पूछा गया है, मैं ये कह रहा हूं। आपको हर ऑप्शन में कम से कम हर 2-3 साल पे ये रिपीट कर देता है, मैं ये कह रहा हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये कोर इंडस्ट्री में है, ठीक है। आठों के नाम याद होने चाहिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण, ठीक है, अथॉरिटी की बात हो रही है। 36% जिलों में को इसने कहा गया है कि ओवर शोषित, ओवर एक्सप्लॉइट, क्रिटिकल के रूप में इसको क्लासिफाई किया है। किस अथॉरिटी ने ये जो अथॉरिटी है, केंद्रीय भूमि जल, यानी ग्राउंड वाटर की बात हो रही है। तो पूरे देश में अगर हम 36% जिले ऐसे हैं जहां पे, जैसे पंजाब वगैरह, 5 साल 10 साल के बाद तो फिर आप देखिएगा तैरता पंजाब हो जाएगा, फिर शायद उड़ता पंजाब की जगह। क्योंकि अब चावल की खेती करने लगे हैं वो लोग, सिंचाई के पानी से, ग्राउंड वाटर से। ग्राउंड वाटर से कौन करता है भाई? थोड़ा बहुत किया जा सकता है, ठीक है, 50 एकड़ में कर लो, ठीक है, बात समझ में आती है। ठीक है, बट चावल हेवी कंज्यूम करेगा ना पानी को, वो वर्षा आधारित ठीक है, तो उसी एरिया में किया जाए वो ज्यादा बेटर है। तो ये जो आयोग, ये जो आपका अथॉरिटी है, इसका निर्माण जो हुआ है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हुआ है, 1986 के अधिनियम से हुआ है। क्या ये है? ठीक है। अच्छा, विश्व की में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र भारत में है भाई। पंपिंग सेट लगा दिया, बिजली फ्री में फार्मर को अक्सर आप सुनते हैं बिजली की माफी मिल गई है ना। बिजली माफी, बिल नहीं देना, यूपी में तो इलेक्शन जीत लिया जाता है, बीजेपी तो जीत जाती है इस बात पे इलेक्शन, और भी पॉलिटिकल पार्टियां जीतती हैं ये फ्री बीज के नाम पर। खाली बीजेपी क्यों, और भी लोग हैं, फ्री में सबको बांटना है ना। चलिए, तो इस हमाम में सभी नंगे हैं।
चलिए, तो अब सबसे क्षेत्र भारत में है, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये जो कह रहा है कि 36% जिले ओवर एक्सप्लॉइटेड है कि नहीं, ये फैक्चुअल पूछ लिया एक। ठीक है, अब इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 86 के तहत ये बनाया गया, ठीक है, सारी बातें हैं। अथॉरिटी क्या है, इसके संरक्षण की बात करती है, भूजल ग्राउंड वाटर की बात हो रही है। ठीक है, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन करने को नियंत्रित करने के लिए कुछ गाइडलाइन जारी करता है ये, उसको अपडेट भी करता है ये अथॉरिटी। ठीक है, विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर काम करेगा, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेगा। ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है बॉस, क्योंकि 700 जिलों में से भारत में लगभग 705-10 ऐसे करके हैं जिले, जिसमें कि 256 जिले हैं, तो 36% तो नहीं है। अधिकृत डेटा नहीं दिया गया है। ठीक है, आप ये लाइन आप मेंस में भी यूज किया जा सकता है इसको। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर की बात करें तो हम ओवर एक्सपर्ट, यानी बहुत ज्यादा पानी हमने निकाल लिया है। अब इसको बचाने के लिए, अब इस बार मान लीजिए कि ये पूछा गया है कि कहाँ एक्सप्लॉइट हो रहा है, तो इसको बचाया कैसे जाए, ये पूछा जा सकता है आपसे। कैच द रेन एक योजना जो राजस्थान में चल रही है, बारिश के पानी को ग्राउंड वाटर में रिलीज करना है। उसके लिए थोड़ा सा जितने भी सार्वजनिक भवन या घर ऐसे बनाए जाए ताकि जो रेनी वाटर जो है ये कहाँ जाए, ग्राउंड में चला जाए सीधा। फिल्टर लगा दिया जा रहा है। ठीक है। हाँ, रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग तो बाद में होगा तो अपने आप ही कर लेगा, फिल्टर लगा कर छोड़ देना के लिए ना। चलिए, तो इसका गठन कब हुआ है, 97 में हुआ है। ठीक है, सारी चीजें मैंने बता दी ऊपर। अच्छा, अब फूड इसकी बात करें, एफएओ की ने अपना एक पेपर रिलीज किया था जिसमें कहा गया कि ग्राउंड वाटर से सिंचाई जो है दुनिया में सबसे ज्यादा, भारत की इसमें सबसे ज्यादा आगे है। अब जरा सा जल्दी से बताइएगा मुझे, किसी को याद हो तो। पूछा गया है एक क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता, अगर आप लोग को याद हो तो, कि चाइना में ज्यादा खेती की भूमि है, एग्रीकल्चर लैंड है, या भारत के पास है, क्या पूछा गया है ऐसा? ऐसा कुछ पूछा है? कुछ सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है आप लोगों को? भारत में 39 मिलियन हेक्टेयर, चाइना में 19, और अमेरिका में ये 17 मिलियन हेक्टेयर है। तो अब अगर ये 2020 का क्वेश्चन है, तो 4 साल बाद यूपीएससी क्या पूछ रहा है कि एग्रीकल्चर लैंड कितना है। कल को वाटर पूछ लेगा, पॉल्यूशन का लेवल पूछ लेगा, यही तो पूछेगा, और क्या पूछेगा बॉस। जादू दिखा। चलिए, तो इसकी भूमिका क्या है, मॉनिटरिंग की, असेसमेंट की, नीतियां वगैरह, पॉलिसी लेवल पे ग्राउंड वाटर का मैनेजमेंट के लिए पॉलिसी बनाना। ठीक है, उसको कंट्रोल करना, निजी क्षेत्र उद्योग की बात करें, घरेलू उपयोगकर्ताओं के लिए। ठीक है, जो संरक्षण के लिए सर्वेक्षण करना, अध्ययन को ऑपरेट करना, सारी चीजें इसका काम है। ठीक है, स्ट्रक्चर लेवल पे ये जो पूछा गया है भूमिका, वो स्ट्रक्चर लेवल पे पूछा गया, तो कोई भी अथॉरिटी की बात करे, ठीक है, तो यूपीएससी स्ट्रक्चर पे हमेशा पूछती है, ये याद रखना। इसीलिए स्ट्रक्चर मैं हर जगह करवाता हूँ। भूजल दोहन के कारण समस्या क्या है कि जो डिफ्लेक्शन ऑफ वाटर टेबल हो जाएगा, जमीन जो पहले 20 मीटर या 20 फीट नीचे पानी मिल रहा था, ओवर एक्सप्लॉइट के बाद वो 50, क्या सुनते हैं ना कि ग्राउंड वाटर जो है, बोरिंग फेल हो गया। बोरिंग फेल क्या हो गया, पानी आपने सब खत्म कर दिया, अब और नीचे बोरिंग कीजिए, भूमि का धसाव हो जाएगा, पानी खत्म हो गया, ये जमीन के नीचे वाटर है, पानी को आपने यहां से निकाल लिया तो क्या होगा, जमीन जमीन तो धसेगी ना, सॉइल सैलिनिटी बढ़ेगी, लवणता ज्यादा बढ़ जाएगी, क्वालिटी में अब पीने और ड्रिंकेबल वाटर नहीं रह जाएगा। तो इसके उपाय क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, आर्टिफिशियल रिचार्ज किया जा सकता है, माइक्रो इरिगेशन, टपकन इरिगेशन, जो इरिगेशन की बात हो रही है, ड्रिप इरिगेशन है ना, फसल चक्र और
जल संवेदनशील खेती, देखिए क्रॉप रोटेशन एंड वाटर सेंसिटिव एग्रीकल्चर, इससे क्वेश्चन यूपीएससी ने 2 साल पहले पूछा है। याद आया? मैंने आप लोगों को करवाया था कि भाई गन्ना नहीं बोना है, पानी सबसे ज्यादा किस फसल में, ये याद आ रहा है कुछ? शुगर केन, राइस। जी, बताया था मैंने करंट अफेयर में, आया था। और सब लोग गलत गलत करके भी आए थे, ये भी दर्द है मुझे आज तक इसका। इतने अच्छे से बताया था, उसके बावजूद आप लोगों ने गलत किया था, एक भी बच्चा उसको सही करके नहीं आया था। दर्द इस बात का है। बताइए। ना, ये तो बहुत नाइंसाफी हो गया ना भाई मेरे लिए, मेरे साथ। चलिए, भूजल पुनर्भरण यानी रिचार्ज, जो स्ट्रक्चर है उसका निर्माण करना, ठीक है, इस उपाय हो सकते हैं। और यही उपाय में से भी इतने छोटे छोटे उपाय बता दिए गए हैं आपको यहाँ पे कि ये मेंस में भी काम आएगा बॉस, ये ध्यान रखिएगा। प्री में तो आएगा ही आएगा, क्योंकि प्री में भी पूछा जा रहा है उपाय। तो उसके लिए सरकारी योजनाएं क्या क्या है? सरकारी योजना में भूजल योजना है, गवर्नमेंट लेके आई है। समुदाय की भागीदारी और जल बजटिंग पर जोर दिया जा रहा है। पानी हिसाब से, बजट का मतलब पानी हिसाब से खर्च कीजिए, बेतहाशा नहीं। जल शक्ति अभियान चलाया गया है, कैच द रेन बताया गया है आपको। इसी पे आधारित मैंने एक और बताया था कि जैसे बावड़ी है, खडिन है, ये सब पारंपरिक तरीके हैं जल को बचाने के, सुरक्षित रखने के। हमें हमारे पुरखों से ही मिला है, राजस्थान वगैरह में प्रैक्टिस की जाती है। राजेंद्र सिंह जल पुरुष, ये बताया है मैंने। उनसे जुड़े जो कैंपेनिंग जो चल रहा था, उनकी डेथ हो चुकी है अब, पता है ना? हाँ। तो ऐसे दिमाग दौड़ाइएगा तो जल्दी जल्दी चीजें होंगी। ठीक है। गुलाब शालवी जी, इसी पेज में ही आपका 70 नंबर क्वेश्चन है। गुलाब शालवी जी, चलिए। गुलाब शालवी जी लगता नहीं है। अच्छा ठीक है, चलिए। ठीक है, आज तो हम 13 तक ही करेंगे, उसके बाद देखेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। मरु राष्ट्रीय उद्यान, मरु राष्ट्र कहाँ पे है भाई? कहाँ पे? राजस्थान में मरु, जैसलमेर, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान में, ध्यान रखिएगा। तो राजस्थान को हम लोग अगर पूरा, ये राजस्थान अगर है, तो क्या पूरा इलाका बंजर है या पूरा इलाका आपका रेगिस्तान है? जवाब है नहीं, पश्चिमी राजस्थान। ठीक है। अरावली के इस तरफ तो पूरी खेती होती है भाई, अच्छी खासी खेती होती है ना। चलिए, तो मरु, राष्ट्रीय मरु उद्यान की बात पूछा गया है, तो कोई भी मरु उद्यान, उस वक्त ये लाइमलाइट में था तो ये पूछ लिया गया। इस तरह के मैंने तमाम आप लोगों को करंट अफेयर में करवा रखा है, उससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? कि पहले आप उसको कर लीजिए, उसके बाद आप 50 तरह में और जाइएगा। अभी फिलहाल इसको कीजिए। ठीक है। चलिए, तो ये जो डेजर्ट है राजस्थान में है, पश्चिमी राजस्थान में, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में फैला हुआ, 2 जिलों में है। ठीक है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, कभी भी ये स्क्वायर किलोमीटर नहीं पूछा है। जी। तो अगर थार मरुस्थल की बात करें, राजस्थान का ये थार मरुस्थल है, तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा डेंस पॉपुलेशन जो है वो थार में ही है। यानी पूरे विश्व में अगर हम मरुस्थल की बात करें हर जगह के, तो सबसे ज्यादा आबादी कहाँ बसी हुई है पूरे ग्लोबल लेवल पे? ये 40% आपका थार में ही है। ये भी याद रखिएगा, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। फिर मत बोलिएगा कि बताया नहीं था सर आपने, बता रखा है। बता दिया, दोबारा तिबारा बता रहा हूँ। ये थर्ड टाइम है, ठीक है। चलिए, तो थार डेजर्ट जो है बायोडायवर्सिटी और इकोलॉजी का उत्कृष्ट के रूप में दर्शाता है, ठीक है। पहले उस थार डेजर्ट के में क्या था वहां पे पहले? अरे भाई, रेगिस्तान होने से पहले क्या था? रेगिस्तान होने से पहले वहां समुद्र हुआ करता था, इसके भी अवशेष है। पता है? वेरी गुड। चलिए,
लैंडफॉर्म की बात करें, 2009 या 10 में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि अगर मिट्टी को, वहां की मिट्टी को इरोजन बहुत ज्यादा हो रही है तो उसको स्टेबल करना है, तो उसके लिए क्या होगा? स्थायी बालू के टीले, दांतदार चट्टाने, नमकीन झील। डिडवाना का झील कहाँ पे है? सांबर झील और डिडवाना नमक प्रोड्यूस हो रहा है, राजस्थान में ही है। ठीक है, चलिए। वेजिटेशन में बात करें तो वहां का एक, जो सूखे को सहन कर सकता है वहां के, पाम ट्री भी है और रोहिड़ा भी है, बेर है, धोक है। ठीक है, पाम को गवर्नमेंट को सुझाव भी दिया जा सकता है कि पाम ट्री वहां पे अच्छा खासा प्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, चलिए। कौन कौन से जानवर मिलेंगे? मैमल्स मिलेंगे, रेप्टाइल्स मिलेंगे, बर्ड्स मिलेंगे। तो लगभग सभी छोटे जानवर मिलेंगे, बहुत बड़ी ये नहीं। तो रेगिस्तानी जो फॉक्स होता है, बंगाल फॉक्स है, लोमड़ी है। देखिए दोनों अलग अलग लोमड़ी है। डेजर्ट कैट भी अलग है। वोल्फ, नीलगाय, चिंकारा, ये ठीक है। ये तीन को डिटेल कीजिए थोड़ा सा, या मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं इसको शेयर कर, मतलब आप लोगों को डिटेल और दे दूंगा इसमें। रेप्टाइल में बात करें तो कांटेदार पूंछ वाली छिपकली, स्पाइनी टेल जो लिजर्ड है, कांटा जैसे उसका शल्क लगा हुआ रहेगा। ठीक है, मॉनिटर छिपकली, सो स्केल्ड वाइपर, यानी सांप भी मिलेगा आपको, है ना। रसल वाइपर, कॉमन करेट, करेट भी, करेट जिसको हिंदी में कहते हैं, ये भी काफी जहरीला होता है। तो ये लजार्ड कम से कम ये तीन तो कर ही लेना यार। एक किंग कोबरा पूछ रखा है। ठीक है, बर्ड वगैरह में सैंड ग्राउस, इंडियन बस्टर्ड, तीतर। देखिए इंडियन बस्टर्ड तो ये कई बार यूपीएससी ने पूछा है। तीतर है, बी ईटर है, लार्क है, श्रीक है। ठीक है, प्रवासी में ये जो इंडियन बस्टर्ड है, जो माइग्रेटिव बर्ड जो है, इसमें जो दो बर्ड आते हैं इसके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमाइसेल क्रेन है, हाउ बारा बस्टर्ड है, ये माइग्रेटेड बर्ड है। ठीक है, साइबेरिया से आते हैं। शिकारी पक्षी में बात करें तो फाल्कन है, लॉन्ग लेज बजर्ड है, हनी बजर्ड है, टैनी ईगल है, स्टेपी ईगल है। ईगल भी देखो अलग अलग तरीके के हैं। शिकारी का मतलब ये मांस खाने वाला पक्षी है, ऑब्वियस शिकार कर पे ही जिएगा, है ना। मानव बस्तियों की बात करें तो ये राष्ट्रीय उद्यानों में मानव बस्तियां या कोई भी जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो निषिद्ध होती है। ठीक है, तो डेजर्ट नेशनल पार्क के भीतर ग्रामीण बस्तियों पहले से ही मौजूद थी, इसलिए उनको रखा गया। तो कुछ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, कनेक्टिविटी कुछ दे दी गई है, नहीं थी अब दी गई है उनको थोड़ा बहुत, है ना। लेकिन ये कहना कि उद्यान के अंदर कोई मानव वास नहीं है, ऐसा नहीं है, वास होता है। ठीक है, उद्यान में। ठीक है, चलिए। पहले से है तो उसको हटाया नहीं जाएगा, बशर्ते आप उसका शिकार ना करें। एक्स्ट्रा फैक्ट में क्या है, जो डेजर्ट नेशनल पार्क का इंपॉर्टेंस, प्रोटेक्टेड एरिया है। इंडियन बस्टर्ड के लिए ये स्टेट राष्ट्रीय राज्य पक्षी माना गया वहां पे। और ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड में आता है। इंडियन बस्टर्ड की बात हो रही है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, टूरिस्ट स्पॉट भी है, वाइल्ड लाइफ सफारी वगैरह आप देखने को जा सकते हैं। अब ये मत बोलिएगा कि शेर सामने क्यों आ गया, है ना। पोचिंग वगैरह चैलेंजेस हैं, मानव बस्तियों का विस्तार हो रहा है तो घर और ज्यादा बन रहे हैं तो वो भी आवास नष्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो सोलर प्रोजेक्ट वगैरह के लिए जैव, अगर वो जो प्लांट लगाया जा रहा है वहां पे, सोलर प्रोजेक्ट वगैरह जो है, प्लेट वगैरह, सोलर प्लेट, उससे बायोडाइवर्सिटी को खतरा हो सकता है। ठीक है, पक्षी मरेगा ना बॉस, इंडियन बस्टर्ड मरेगा। अब उसका, उसकी संख्या ये 150 रह गई है। क्लियर हो गया? क्लियर है सभी को? शशांक जी कितना, अब आप लोग जरा सा फीडबैक दे दीजिए जल्दी से मुझे,
कितना परसेंट, अगर आप लोगों ने पढ़ लिया है इसको, तो कितने परसेंट तक आप सेटिस्फाई हैं इस मेरे इस प्रयास से? चलिए, आज के लिए इतना ही रहेगा।